हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्जाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीटेट परीक्षा और यूपी टेट की परीक्षाओं के लिए एक दूसरा टॉपिक जो व्यवहारवाद के अधिगम पर आधारित होगा। इसमें जो जेवी वाटसन ने जो व्यवहारवाद के संबंधित सिद्धांत दिए हैं उनसे आधारित सारे प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि का विकास। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आप बताएं। मैं 15 सेकंड तक, आप 10 सेकंड तक आपका इंतजार करता हूं, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश देखा होगा आपने, व्यवहारवाद से प्रश्न आ जाता है, इसके जनक कौन है, ये सारे प्रश्न मैं आपको शामिल करके बताता रहूंगा। और प्रश्न बताएं इसका आंसर क्या हो। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का अर्थ है मानसिक विकास, व्यवहार में परिवर्तन, भावनात्मक परिपक्वता, बुद्धि का विकास। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में परिवर्तन ही व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या दे रहे हैं, वो पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम यानी अधिगम मतलब क्या, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें बाह्य वातावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में मापने योग्य और अवलोकनीय परिवर्तन आता है। व्यवहारवादी सिद्धांतकारों का मानना है कि अधिगम का अर्थ नए व्यवहार का अर्जन करना है, जो अक्सर उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने से होता है। ये थ्योरी इस वजह से मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं जो आपको मिल सकेगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से व्यवहारवाद का जनक कौन है। कुछ भी पूछा सकता, प्रवर्तक, जनक कुछ भी पूछे तो आपका आंसर क्या है पता है, देखें आप। ऑप्शन नंबर प्याजे, ऑप्शन नंबर बी कोलवर्क, ऑप्शन नंबर सी वाटसन, ऑप्शन नंबर डी फ्राइड। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाटसन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या बता रहे हैं। सी वाटसन दे रहे हैं। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक जॉन वी वाटसन माने जाते हैं। उन्होंने मनोविज्ञान में केवल देखा जा सकने वाले व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया, जो देख सके बच्चा उसी व्यवहार उसी अध्ययन पर जोर दिया है। और इसमें और अन्य संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे ने दिया है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर थी जेवी वाटसन। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। व्यवहार में अधिगम को किसके द्वारा नियंत्रित माना जाता है। ऑप्शन नंबर अंतः प्रेरणा के द्वारा, ऑप्शन नंबर वातावरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर आनुवंशिकता के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी भावना के द्वारा। जो बच्चे में व्यवहार का परिवर्तन होता है इन सभी क्रियाओं में किसके द्वारा होता है। अंतः प्रेरणा, बच्चे की आंतरिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तो होगा नहीं, बच्चा जैसा चाहे वैसा व्यवहार तो कर नहीं सकता, बच्चा अनुकरण के द्वारा करता है। बात आनुवांशिकता, माता पिता का अनुकरण होता है, लेकिन जो बच्चे बाहरी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलता है वो अलग वातावरण होता है, बच्चे का विकास अलग होता है, अधिगम अलग होता है। और भावनाओं से तो नहीं होता। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है, वातावरण से। या वातावरण देखिए, आपको पर्यावरण भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी वातावरण। बच्चे अपने जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल का अनुकरण करके उन्हीं क्रियाओं को सीखता है और उन्हीं क्रियाओं से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अच्छी क्रियाओं के द्वारा अच्छा व्यवहार करता है और बुरी क्रियाओं द्वारा बुरे व्यवहार का अनुकरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी वातावरण के द्वारा अधिगम में नियंत्रित करता है। अच्छा, व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम को वातावरण के द्वारा नियंत्रित माना जाता है, अतः सही उत्तर बी वातावरण ही होगा। अधिगम बराबर उत्तेजना और प्रतिक्रिया का परिणाम है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया क्या है, किसी का देखा हमने उसके प्रति आंसर देना, रिस्पॉन्स करना ही हमारा अधिगम होता है। व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरणीय अनुभवों, पुरस्कार और दंड से बनता है। अंतःप्रेरणा, भावना या अनुवंशिकता को कम महत्व दिया जाता है। इसीलिए व्यवहारवाद में अधिगम को मुख्य नियंत्रक तत्व है वातावरण और वातावरण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यवहारवाद का मुख्य सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास, कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी उद्दीपन प्रतिक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। व्यवहारवाद किससे होता है, संज्ञानात्मक विकास से तो होगा नहीं। व्यवहारवाद की जैसा आप बच्चों को सिखाएंगे वैसा सीख लेगा नहीं। नैतिक सिद्धांत पर चलना बच्चे सीख नहीं पाएगा। बच्चे जैसा अगर आप नैतिक करने के भूल रहे हो, आप नैतिकता से चलो, किसी से गलत नहीं बोलो, सामने वाला आपको पीटे जा रहा है, गलत बोले रहा है, तो आप क्या करोगे,
नैतिकता तो काम देगी नहीं। और समाजी विकास की हम हमसे बड़े हैं, हमसे कुछ नहीं बोले हैं, हमसे छोटे हैं, हमसे कुछ नहीं, हमें उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, गलत क्रिया करे जा रहे हैं, तो उनका इसका आंसर क्या होगा? उद्दीपन प्रक्रिया। जैसा हमें रिस्पॉन्स मिला, व्यक्ति अच्छा बोला तो हमें अच्छा बोलना है, गलत बोल रहा है तो गलत जवाब देना है, लेकिन नहीं, थोड़ा लिमिट के साथ। ठीक है ना? अगर आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ा तो उसी हिसाब से वो जवाब देना। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उद्दीपन प्रतिक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य उद्दीपन प्रतिक्रिया है। यह सिद्धांत मानता है कि अधिगम पर्यावरण से मिलने वाले उद्दीपक और उनके प्रति जीव द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध के मध्य से होता है, जिसे सुदृढ़ीकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। स्किनर का सिद्धांत कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत? बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का। इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या होना चाहिए वैसे इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। जो चलिए इसकी भी थ्योरी देखते हैं थोड़ी, क्या बता रहे हैं। क्रियात्मक, बी इज द करेक्ट आंसर। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत वह सिद्धांत वी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। वी एफ स्किनर के अनुसार व्यवहार को पुरस्कार और दंड के मध्य से नियंत्रित व परिवर्तित किया जा सकता है। अन्य विकल्पों के संक्षिप्त अर्थ देखिएगा तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ पावलोव ने दिया, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोलर ने, गेस्टाल्ट सिद्धांत गलत प्रिंटिंग हो गया, कोलर को पर वदीमर होगा यहाँ पर, वदीमर। ठीक है, तो अब सभी की प्रिंट, सभी सिद्धांतों को जनक के नाम बता दिए, सारे इंपोर्टेंट्स हैं आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यवहारवाद में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए मार्गदर्शक की, ऑप्शन नंबर ए निरीक्षक की, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं प्रेरक की, या ऑप्शन नंबर डी सहयोग की। व्यवहारवाद में शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है? नहीं, निरीक्षक, बच्चे की निगरानी नहीं करना है। व्यवहारवाद में शिक्षक को नियंत्रित भी करना है, बच्चे को नियंत्रक और प्रेरक। आप ऐसा कार्य कर सकते, नहीं गलत कार्य नहीं करना, बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है, बच्चे को प्रेरक, उत्तेजित करना अच्छे कार्यों के लिए। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं प्रेरक की ओर शिक्षक भूमिका निभाता है छात्रों के प्रति। व्यवहारवाद में शिक्षक की मुख्य भूमिका नियंत्रक एवं प्रेरक की होती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक कक्षा के वातावरण सुदृढ़ीकरण और दंड को नियंत्रित करते हैं, इससे विद्यार्थी के व्यवहार को अवकाश दिया जा सके और इच्छित अधिगम परिणाम प्राप्त किए जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं प्रेरक के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यवहारवाद में पुरस्कार का उद्देश्य होता है व्यवहार को निष्क्रिय करना, व्यवहार को समाप्त करना, व्यवहार को मजबूत करना या भावनात्मक विकास बनाना। तो बताएं व्यवहारवाद में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है हमारा? देखो, व्यवहार को निष्क्रिय करना तो नहीं होगा, ये तो गलत हो रहा। व्यवहारवाद में बच्चे को व्यवहार से जोड़ने, अपने क्रियाकलापों के लिए उत्तेजित करना, किसी से भी अपना कार्य कराने के लिए उसे प्यार से बोलिए, व्यवहार से बोलिए, उसका आदर कीजिए। तो ये क्या होगा? व्यवहारवाद निष्क्रिय तो करना नहीं है, ये हटा देंगे तो। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं व्यवहार को समाप्त करना, नहीं, व्यवहारवाद में अपने क्रियाकलापों को जोड़ करके उससे आगे बढ़ना है, व्यवहार को संयुक्त रूप से एक कड़ी दर कड़ी जोड़ते चलना आगे बढ़ने के लिए। तो समाप्त तो करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या, भावनात्मक विकास करना। अरे बात भावनात्मक विकास करके दिखा सकते हैं बच्चे किसी सामने अपना, ऐसा तो होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा इसमें? व्यवहार को मजबूत करने के लिए पुरस्कार का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दे रहे हैं। व्यवहारवाद को मजबूत करना, व्यवहारवाद के अनुसार पुरस्कार एक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी वांछित कार्य या व्यवहार के भविष्य में दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाना और उसे मजबूत करना होता है। व्यवहार को बढ़ाना और मजबूत करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर अपने हम। आप अपनी रिस्पॉन्स देते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दंड का प्रयोग व्यवहार में किया जाता है वांछित व्यवहार बढ़ाने के लिए, अवांछित व्यवहार को घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए। दंड का प्रयोग कहीं भी क्यों किया जाता है? वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, मानिए गलत व्यवहार को बढ़ाने के लिए, अच्छे व्यवहार को बढ़ाने के लिए नहीं। पिटाई से किसी बच्चे का अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छे व्यवहार घट जाएगा पिटाई से, तो दंड करना बुरी बात है, वांछित व्यवहार नहीं होगा। बुद्धि बढ़ाने, किसी की बच्चे की पिटाई लगाने से उसकी बुद्धि का विकास होता है? नहीं होगा। और आप पीटोगे बच्चे विकास नहीं होगा, बच्चे के कितना पीटोगे, ये भी गलत होगा।
स्मृति बढ़ाने के लिए सेम बुद्धि और स्मृति दोनों चीज शब्दों का अंतर कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवांछित व्यवहार घटाने के लिए। बच्चा क्या कहेगा? अगर आप मुझे मारना चाह रहे हो पीट लो, मैं पढ़ूंगा नहीं। अगर बच्चे को प्यार से समझाओगे तो बच्चा उसी कार्य को अच्छे से कर लेगा, पिटाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, अवांछित व्यवहार घटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। व्यवहारवाद विशेष रूप से बी एफ स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत में दंड का मुख्य उद्देश्य किसी भी अवांछित व्यवहार को कम करना या समाप्त करना होता है, न कि बढ़ाना। ठीक है ना, अवांछित व्यवहार को घटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर होगा। व्यवहारवाद में सीखने की प्रक्रिया को माना जाता है। तो इसमें कोई व्यवहारवाद एक कैसी प्रक्रिया है, इसे आपको पता होना चाहिए। व्यवहारवाद एक कैसी प्रक्रिया हो सकती है? ऑप्शन नंबर सक्रिय प्रक्रिया है व्यवहारवाद, निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक, या ऑप्शन नंबर खोज आधारित। ये मत करना कि सबसे बड़ा उसी पे कर दें हम, सोच समझ के बताना इसका आंसर क्या होगा। व्यवहारवाद सीखने की प्रक्रिया को मानता है। सीखने की प्रक्रिया निष्क्रिय नहीं होती है। कैसी होती है? निष्क्रिय होती है। बच्चे को जैसा माहौल दोगे वैसा ही सीखेगा। सक्रिय भी निष्क्रिय होती है, प्रक्रिया को माना जाता है निष्क्रिय। इसका आंसर क्या होगा? निष्क्रिय। तो निष्क्रिय होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं क्या बता रहे हैं। निष्क्रिय व्यवहारवाद के अनुसार सीखने वाला एक निष्क्रिय प्राप्त करता होता है जो बाहरी वातावरण में मिलने वाले उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे भी आपको बाहर से रिजल्ट मिलेगा उसकी आप अच्छा होगा तो अच्छा दोगे, बुरा होगा तो बुरा करोगे। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं, जो मैंने हटा दी है इसमें से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहारवाद पर अधिक बल देता है। व्यवहारवाद किस पर अधिक बल देता है? ऑप्शन नंबर ए सोच पर, ऑप्शन नंबर बी भावना पर, ऑप्शन नंबर सी बाह्य व्यवहार पर, ऑप्शन नंबर डी कल्पना पर। व्यवहारवाद किस पर अधिक बल देता है? इसका आंसर आप मुझे बताएं। इसका आंसर होगा सोच पर तो देगा नहीं। व्यवहार आप कैसा करना चाह रहे हैं नियंत्रित तो होगा नहीं। किसी की भावनाओं को देखकर वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, अब कैसा बोले, ऐसा तो नहीं होगा। बाह्य वातावरण, व्यक्ति बाहर की फिजिकल कंडीशन देखकर कोई डर रहा है, ये इसको व्यवहार व्यक्ति में भयभीत हो रहा है। व्यक्ति खुश हो रहा है तो उसके व्यवहार हंसी से पहचानेंगे ना। तो बाह्य व्यवहार को जांच करके उसकी व्यक्ति के व्यवहार को अधिक बल दिया जाता है। तो क्या आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर सी बाह्य व्यवहार व्यवहार पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। व्यवहारवाद मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अवलोकनीय और मापने योग्य व्यवहार के अध्ययन पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस थॉर्नडाइक का नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। इस साथ सिंपल तो प्रश्न आपको थोड़ा सीधा सीधा दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सभी। अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया है, प्रभाव का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया और तत्परता का नियम भी दिया है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी आंसर। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम बताए दिए हैं। तत्परता का नियम, सीखने के मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना। जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हो किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है, किसी कार्य को तुरंत जवाब नहीं देगा। जब बच्चे की मानसिक क्रिया और शारीरिक क्रिया अच्छी होंगी तो बच्चा को कुछ भी आप पूछोगे तो आपको तुरंत जवाब देगा बच्चा। ऑप्शन नंबर बी के अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करने के संबंध में मजबूत होते हैं। जब किसी कार्य को अगर हम बार बार करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है और हमारे हाथों की उंगलियों पर नाचता है वो कार्य। जैसे भी हम किसी भाषा को सीखते हैं, स्टार्टिंग में सीखते हैं तो उसका अनुकरण नहीं हो पाता, अनुकरण नकल नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते अच्छे से। जब उसका अभ्यास हो जाता है बार बार करते करते तो वो सिंपल लगने लगती है हमें भाषा। भाषा कोई भी कार्य हो सिंपल लगने लगता है। ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सुखद परिणाम मिलने पर व्यवहार में मजबूती आती है। चाहे कोई सा भी प्रभाव हो, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो प्रभाव हमारा कार्य करने की अगर कार्य अच्छा हो तो हमारे कार्य करने की क्षमता भी और अच्छी होगी। अगर निगेटिव पॉइंट मिलता है तो हमारे कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12। व्यवहारवाद में शिक्षण को माना जाता है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी समाज केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी आत्म केंद्रित। अभी व्यवहारवाद में शिक्षक किस प्रकार से होती है? तो इसका आंसर क्या होना? बच्चा अपने आप तो आत्म केंद्रित शिक्षा कहलाती है। व्यवहारवाद अनुकरण करके सीखता है। व्यवहारवाद में जैसा आप बच्चे के सामने रिस्पॉन्स करोगे, अगर आप करके आप बोलोगे तो बच्चा आपसे भी उसी हिसाब से बोलेगा। अगर आप गलत बोलोगे तो बच्चा उसी हिसाब से आपसे बोलेगा। तो इसका आंसर क्या? वो शिक्षक केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। शिक्षक केंद्र व्यवहारवादी दृष्टिकोण में शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से शिक्षक के नियंत्रण में होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार बच्चे जन्म के समय होता है प्रतिभाशाली, खाली श्रेष्ठ, ज्ञानी या रचनात्मक क्रिया के साथ। तो बताएं व्यवहारवाद के अनुसार बच्चा हो जन्म के समय कैसा होता है?
एक खाली प्लेट होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, जैसे भाषा आप उसके अंदर डालेंगे वो वैसा सीखता रहेगा। जिस माहौल में बच्चे को आप रखेंगे उसी माहौल का बच्चा हो जाता है। तो क्या खाली स्लेट होता है। व्यवहारवाद के अनुसार बच्चा जन्म के समय कोई जन्मजात ज्ञान या गुण लेकर नहीं आता, बल्कि वह एक खाली प्लेट होता है। वातावरण, अनुभव, अभ्यास, पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से विकसित होता है। अर्थात व्यवहारवाद मानता है कि सीखना बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है, न कि जन्मजात प्रतिभा का। ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। व्यवहारवाद में मूल्यांकन का आधार होता है भावनाएं, ऑप्शन नंबर बी विचार, ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन योग्य व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी कल्पना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन एवं व्यवहार पर आधारित होता है व्यवहार का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी का व्यवहार का मूल्यांकन प्रदर्शन और व्यवहार पर आधारित होता है। व्यवहार के अनुसार सीखने का आकलन भावनाओं, विचारों या कल्पनाओं से नहीं, बल्कि व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, बिहेवियर से किया जाता है। यानी कि जो व्यवहार दिखाई दे रहा है, मापा जा सके, वही मूल्यांकन का आधार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रदर्शन और व्यवहार। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञान है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान जब जेबी वॉटसन ने देने, कौन होगा। बी एफ स्किनर, ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर। इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वी एफ स्किनर। स्किनर इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ये मैंने आज आपके सामने व्यवहारवाद के 15 प्रश्न रखे हैं। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे ये नियंत्रण, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आपको नियमित तौर पर हमेशा हर रोज़ एक वीडियो डालता रहूँगा सीटेट के लिए। ठीक है ना। चलो, वीडियो अच्छी लगी तो देखने के लिए मेरे वीडियो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।